Solution of relative motion, exercise 1, section A. A motorcycle is moving with a velocity 80 km per hour ahead of a car moving with velocity 65 km per hour in the same direction. What is the relative velocity of the motorcycle with respect to the car? So first is velocity of motorcycle is 80 km per hour and velocity of car is 65 km per hour. Both are in the same direction. Then velocity of motorcycle with respect to car will be velocity of motorcycle minus velocity of car, that is 80 minus 65. कितना आएगा हमारे पास ये 15 किलोमीटर पर आवर, है ना, 15 किलोमीटर पर आवर. ऑप्शन 1. A2 is 50 meter long trains are crossing each other. 50 meter long trains are crossing each other in opposite direction. 50 मीटर, ये है 50 मीटर. They are crossing each other in opposite direction with velocity 10 meter per second and 15 meter per second. 10 meter per second and 15 meter per second respectively. Then time taken by trains to cross each other will be. अब यहाँ पे क्या है, जैसे अगर completely क्रॉस करना है तो इस पार्ट को ये अगर क्रॉस करके यहाँ पे आएगा, इस पार्ट ने अगर ट्रेन को क्रॉस कर लिया, हम फ्रंट पार्ट की बात करें, फ्रंट पार्ट ने अगर ट्रेन को क्रॉस कर लिया तो यहाँ पहुंचेगा. लेकिन अभी भी तो बैक पार्ट कहाँ पे है, यहीं पे है ना. तो कंप्लीटली क्रॉस करने की कंडीशन कब बनेगी, मान लो ये ट्रेन ए है, ये बी है, तो कंप्लीटली जब क्रॉस कर लेंगे तो कैसा होगा, ये होगा ए यहाँ पे एंड बी यहाँ पे. तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये फ्रंट पार्ट ने कितना चला है, फ्रंट पार्ट वॉज इनिशियली इस जगह पे था ना, वो कहाँ पे था पहले, ट्रेन के इस पार्ट पे था. तो फ्रंट पार्ट चल के 50 आया, तब फ्रंट पार्ट ने ट्रेन को क्रॉस किया, फिर 50 चल के और जाएगा, तब बैक पार्ट क्रॉस करेगा. जब फ्रंट पार्ट ने क्रॉस किया, फ्रंट पार्ट इज हियर, ठीक है. लेकिन अभी भी ये क्या है, दोनों पैरेलल हैं. इसको और 50 मीटर चल के आना पड़ेगा, तब बैक पार्ट यहाँ पहुंचेगा, बैक पार्ट ऑफ द ट्रेन, एंड फिर ये कंप्लीटली क्रॉस करेंगे. तो फ्रंट पार्ट पहले यहाँ पे था और फिर यहाँ पे पहुंचा, तो फ्रंट पार्ट में टोटल कितना चला है, 50 एंड 50, टोटल 100 मीटर. तो आप या तो इसके लिए देखो या इसके लिए देखो. यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रेन ए या बी किसी की भी हम बात करें तो क्रॉस करने के लिए उनको 100 मीटर चलना पड़ेगा. क्लियर है चीज, तब वो क्रॉस कर पाएंगे. अब यहाँ पे ये मान लो कि ए रेस्ट में है, मैं क्या कर रही हूँ, आई एम ऑब्जर्विंग विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है. विथ रिस्पेक्ट टू ए अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो क्या लगेगा, जैसे ये है ट्रेन ए एंड ये है ट्रेन बी. पहले ऐसे हैं दोनों, ठीक है, पहले दोनों ऐसे हैं. अब हमने इसके रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो इसकी वेलोसिटी 10 इधर, इसकी वेलोसिटी 15 इधर. तो मैंने व्हेन आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रेन, तो मैंने अपनी वेलोसिटी पलट के उसको दी, ठीक है. इसकी 10 इधर थी तो मैंने पलटा के इधर दी, तो कितनी हो जाएगी, इधर 15 और इसकी वजह से जो आई वो 10. तो टोटल इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रेन विल बी 25 मीटर पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन. क्लियर, 25 मीटर पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन. ए को क्या लग रहा है, ए इज एट रेस्ट. अगर इस ट्रेन को ए को क्रॉस करना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले ये 50 चल के आया, फिर ये 50 चल के आया, अब जाके क्रॉस होगा. पहले ट्रेन यहाँ पे है, ये 50 चल के आया तो इतना हो गया, ऐसे हो गए दोनों, फिर ये 50 चल के आएगा तो अभी दोनों क्रॉस हो गए. तो इसको कितना डिस्टेंस चलना है 100 मीटर, और विथ रिस्पेक्ट टू दिस इसकी वेलोसिटी क्या है 25. तो कितना टाइम लगेगा, 25 मीटर पर सेकेंड अगर है तो 4 सेकेंड में कितना कवर कर लेगा, 100 मीटर्स, ठीक है ना. 25 25 25 25 100 मीटर्स इन 4 सेकेंड्स. तो यहाँ पे क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू ए अगर हम देखें तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए विल बी वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए. वेलोसिटी ऑफ बी इज हाउ मच, -15. वेलोसिटी ऑफ ए इज हाउ मच, 10. तो ये हो गया -25. मतलब ए ट्रेन को क्या लग रहा है कि बी ट्रेन इज कमिंग विथ -25 मीटर पर सेकेंड. मतलब माइनस का क्या मतलब है, इन दिस डायरेक्शन, एंड it has to complete how much distance, 100 मीटर to cross the train. तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर करना चाहिए, 100 मीटर. तो टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा 4 सेकेंड्स, ठीक है. 4 सेकेंड में वो दोनों क्रॉस कर लेंगे. अब एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये 10 से इधर जा रहा है, ये 15 से इधर आ रहा है. लेकिन अगर ए के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे तो हमें लगेगा हम रेस्ट में हैं, एंड द अदर ट्रेन इज कमिंग विद 25 मीटर पर सेकेंड एंड 4 सेकेंड से वो क्रॉस करके चली जाएगी. बट क्या हो रहा है, दोनों चल रहे हैं, इसलिए एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो दोनों 4 सेकेंड में क्रॉस कर पाएंगे. क्लियर है. इसके बाद A3
Thief's car is moving with speed 10 meter per second. A police van chasing this car with a speed of 5 meter per second fires a bullet at the thief's car with muzzle velocity 72 km per hour. ये है आपकी thief की कार and this is police van. ठीक है, अब यहाँ पे एक आया है टर्म मजल वेलोसिटी. मजल वेलोसिटी का मतलब होता है जब आप बुलेट फायर करते हैं तो जो गन है वो भी क्या होती है, पीछे पीछे जाती है ना, जर्क की वजह से. ये हम लोग पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में. तो उसमें क्या होता है, उसमें 3 टाइप की वेलोसिटी आती है. वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मजल, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मजल, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ मजल. तो हम आगे पढ़ेंगे. लेकिन जब आप बुलेट फायर करते हैं तो मजल में भी कुछ वेलोसिटी आती है. ठीक है, तो वो जो मजल वेलोसिटी जो हम बोलते हैं दैट इज वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन. गन के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं. तो मजल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन. तो यहाँ पे क्या है, मान लो इसकी जो भी गन होगी पुलिस की, उससे बुलेट फायर किया तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन हमें क्या गिवन है, 72 किलोमीटर पर आवर. इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18. ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड. 20 मीटर पर सेकेंड आया. तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन. अब गन क्या है, गन रखी हुई है पुलिस की कार में, तो इसका मतलब गन की जो वेलोसिटी है किसकी वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी है पुलिस की कार की. तो वेलोसिटी ऑफ, अच्छा हमें वो वेलोसिटी गिवन नहीं है यहाँ पे, तो हमें फाइंड आउट करना है कि अगर इतनी मजल वेलोसिटी से हमने फायर किया है तो थीफ की जो कार है विच इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड, थीफ की कार इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड. तो अगर हमने इतनी मजल वेलोसिटी से फायर किया देन थीफ की कार को किस वेलोसिटी से हिट करेगा. अब यहाँ पे 2 चीजें हो सकती थी कि फाइंड द स्पीड विथ विच द बुलेट विल हिट द कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या विथ रिस्पेक्ट टू थीफ. अब थीफ को कुछ और वेलोसिटी दिखेगी बिकॉज वो एक मूविंग फ्रेम में है ना, उसकी कार भी तो मूव कर रही है ना, इसका मतलब ही इज इन अ मूविंग फ्रेम. तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी डिफरेंट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू थीफ्स कार विल बी डिफरेंट. तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन इज 20 मीटर पर सेकेंड. हाँ, एंड वेलोसिटी ऑफ पुलिस वैन इज गिवन एज 5 मीटर पर सेकेंड. तो इसका मतलब क्या हुआ, ये गन लिखो या पुलिस की वैन लिखो सेम ही होगा क्योंकि गन कहाँ रखी है, पुलिस की वैन में रखी हुई है. तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ पुलिस वैन. तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आएगी, 20, इसको इधर लेके आओ, 20 + 5 है ना. जिस फ्रेम से रिलीज हुआ है अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालने तो क्या करते हैं, वेलोसिटी ऑफ A with respect to B plus velocity of B. तो वैसे velocity of bullet with respect to van plus velocity of van is equal to velocity of bullet with respect to ground. तो velocity of bullet with respect to ground is how much, 25 मीटर पर सेकेंड. तो अगर आप ग्राउंड से ऑब्जर्व करोगे तो वो हमें थीफ की कार को कितनी वेलोसिटी से हिट करती हुई दिखाई देगी, 25, बिकॉज इट्स वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू गन या विथ रिस्पेक्ट टू वैन इज 20 मीटर पर सेकेंड. लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखोगे तो कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू वैन प्लस वेलोसिटी ऑफ वैन कितना हो गया, 25. अब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आई 25 मीटर पर सेकेंड, मतलब 25 मीटर पर सेकेंड से वो हिट करेगा. बट इफ यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम थीफ्स कार, अगर आप थीफ की कार से ऑब्जर्व कर रहे हो तो क्या हो रहा है, 25 से बुलेट आ रही है और 10 से थीफ्स कार जा रही है. जो थीफ की कार है वो 10 से आगे जा रही है और 25 से आप आ रहे हो. तो फिर क्या लगेगा, आपने उसकी अपनी थीफ की कार में जब आप बैठे तो आपने अपनी वेलोसिटी पलट के दे दी. तो 25 उसकी एक्चुअल थी माइनस थीफ वाला आपने दिया तो कितना हो गया, 25 - 10 कितना दिखेगा, 15. या फिर अगर आप एक्सप्रेशन से लिखो तो क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू थीफ्स कार इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ थीफ्स कार. वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना है, 25, वेलोसिटी ऑफ थीफ्स कार कितना है, 10. तो कितना आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पे एक्चुअल में इसको क्लियर करना चाहिए था कि किसके रिस्पेक्ट में हम पूछ रहे हैं. अगर हम थीफ की कार के रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं कि थीफ को क्या लगेगा, विथ व्हाट वेलोसिटी, उसको किस वेलोसिटी से हिट किया, तो फिर कितना आएगा, 15. लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो कितना दिखेगा, वो हमें दिखेगा 25. इसके बाद 2 आइडेंटिकल ट्रेन्स टेक 3 सेकेंड टू पास वन अनदर व्हेन गोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन बट टेक्स ओनली 2.5 seconds when speed of one is increased by 50%.
the time one would take to pass the other when going in the same direction at their original speeds. Trains take 3 seconds to pass one another when going in opposite direction, but takes only 2.5 seconds if the speed of one is increased by 50%. The time one would take to pass the other when going in the same direction at their original speeds. ठीक है, हमने मान लिया आइडेंटिकल ट्रेन से मतलब देयर लेंथ विल बी सेम. ठीक है, ये जा रही है V1 से, पहले हमें गिवन है ऑपोजिट डायरेक्शन, ये V1 से और ये V2 से. ठीक है, तो अब यहाँ पे इनको क्रॉस करने में कितना टाइम लग रहा है? 3 सेकेंड. तो यहाँ पे फॉर क्रॉसिंग कितना डिस्टेंस फिर से चलना पड़ेगा उन्हें? 2D, मतलब हम एक की रिस्पेक्ट में, मान लो मैंने इसको रेस्ट में मान लिया, तो मैं क्या बोलूंगी? विथ रिस्पेक्ट टू दिस ट्रेन A ले लो, A एंड B, तो A की रिस्पेक्ट में B को 2D डिस्टेंस चलना पड़ेगा. एक बार D चलेगा तो वो यहाँ पहुंचेगा, फ्रंट एंड यहाँ, बैक एंड यहाँ, फिर और D चलेगा तो बैक एंड यहाँ पहुंच जाएगा. क्या होगा? एक D चलने के बाद इसने जब D डिस्टेंस चला तो ये वाला पार्ट D डिस्टेंस चल के कहाँ पहुंचेगा? यहाँ पहुंचेगा. ये वाला पार्ट D डिस्टेंस चल के कहाँ पहुंचेगा? इस जगह पे. तो आफ्टर 1D ये लोग ऐसे हो जाएंगे, और एक बार जब D चला तो ये कहाँ पहुंच जाएगा? D आगे, और ये कहाँ पहुंच जाएगा? D आगे, मतलब इस जगह पे. तो फिर और एक D चलने के बाद ये दोनों कंप्लीटली क्रॉस हो जाएंगे. ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे आ गया. तो इनको क्रॉस होने के लिए डिस्प्लेसमेंट एक का विथ रिस्पेक्ट टू अदर कितना होना चाहिए? 2D. ट्रेन ए को क्या लगना चाहिए कि ट्रेन बी इज मूविंग 2D डिस्प्लेसमेंट, तब जाके वो क्रॉस कर चुका है, ऐसा दिखेगा. अब वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A, विच इज V2 माइनस V1. क्लियर है चीज? V2 माइनस V1. अब टाइम जो लग रहा है 3 सेकेंड है, कितना आएगा? 2D डिवाइडेड बाई V2 माइनस V1. ठीक है, या फिर अगर हम लोग यहाँ पे सिर्फ V2 और V1 को मैग्नीट्यूड लें, ठीक है, V2 और V1 को मैग्नीट्यूड लें, ये इधर 10 से जा रहा है और ये इधर 5 से जा रहा है. ठीक है, तो V2 एंड V1 आर मैग्नीट्यूड, तो फिर यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमें? अगर V2 मैग्नीट्यूड है तो यहाँ पे क्या आएगा? उसको डायरेक्शन के साथ लिखोगे तो यहाँ क्या बन जाएगा? माइनस V2, और ये भी मैग्नीट्यूड है तो माइनस V1, है ना. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस, यहाँ माइनस, और डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में है तो 2D को भी हम क्या लिखेंगे? विथ माइनस लिखेंगे. तो बेसिकली यहाँ पे क्या होना है कि एक अगर V1 से उधर जा रहा है और V2 से इधर जा रहा है तो वेलोसिटी ऐड होके आएगा ना. तो मैंने V1 V2 मैंने लिया है मैग्नीट्यूड है, तो ये इसको अगर डायरेक्शन के साथ लिखेंगे तो ये क्या होगा? प्लस V1, और इसको अगर डायरेक्शन के साथ लिखेंगे तो ये होगा माइनस V2. तो वेलोसिटी ऑफ B इज माइनस V2, माइनस इज शोइंग कि इस डायरेक्शन में है, एंड वेलोसिटी ऑफ A इज V1. तो ये वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A क्या आ गया? यहाँ से हमारे पास आया 2D इज इक्वल टू 3V2 प्लस 3V1. ठीक है, अब इसमें ये बोला है कि व्हेन वेलोसिटी ऑफ वन ऑफ द ट्रेन हैज इंक्रीज बाय 50%. इंक्रीज बाय 50% मतलब V प्लस 50%, मान लो हमने B का बढ़ाया हमने, तो V2 प्लस 50% ऑफ V2. 50% ऑफ V2 क्या होगा? 50% ऑफ V2 मतलब हाफ ऑफ V2, तो क्या हो जाएगा? ये V2 प्लस V2 बाई 2 मतलब 3V2 बाई 2. तो अब क्या है? अब ये V1 से जा रहा है एंड ये 3V2 बाई 2 से जा रहा है, तो हमारे पास क्या आएगा? 2.5 इज इक्वल टू 2D डिवाइडेड बाई, फिर से दोनों को ऐड ही करना है हमें, दोनों मैग्नीट्यूड को ऐड करना है बेसिकली. तो हमने क्या किया? 3V2 बाई 2 प्लस V1. ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास 2.5 सेकेंड. तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि इफ द ट्रेन्स आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन विद द ओरिजिनल स्पीड्स, मतलब V1 एंड V2, देन हाउ मच टाइम दे विल टेक टू क्रॉस. अब थर्ड केस क्या हो जाएगा हमारे पास? थर्ड केस है कि ये ट्रेन भी इधर जा रही है और ये ट्रेन भी इधर जा रही है, ये V1 से और ये V2 से. अगेन A को रेस्ट में मान लो, तो विथ रिस्पेक्ट टू A, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू A को क्या लगना चाहिए कि जो B है, या फिर इसको भी पीछे ही ले लो नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. बाकी इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये जो लिया था तरीका उसमें भी. ठीक है, तो यहाँ पे ये V1 से और ये V2 से जा रहा है. तो अब यहाँ पे A के रिस्पेक्ट में अगर हम लिखेंगे तो A को क्या लगना चाहिए कि B जो है वो 2D डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रहा है, क्योंकि A को क्या लग रहा है? मैं हूँ रेस्ट में, इसको मुझे क्रॉस करने के लिए 2D डिस्टेंस चलना पड़ेगा. ठीक है, लेकिन अब वेलोसिटीज क्या होंगी? अब वेलोसिटीज माइनस हो जाएंगी, क्योंकि अभी दोनों इस डायरेक्शन में है,
तो वेलोसिटी ऑफ ए विल बी प्लस v1, वेलोसिटी ऑफ b विल बी प्लस v2। यहाँ पे क्या था, वेलोसिटी ऑफ a वाज प्लस v1, वेलोसिटी ऑफ b वाज माइनस v2। तो अब क्या लिखोगे, t इज इक्वल टू 2d डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a। वेलोसिटी ऑफ b इज v2, वेलोसिटी ऑफ a इज v1। तो हमें निकालना है ये पार्ट कि 2d बाई v2 माइनस v1 कितना आएगा। तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशन को यूज करके आप क्या निकाल सकते हो, आप v2 v1 निकाल सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, इसको हम लिख सकते हैं, इसको अगर आप लिखोगे तो 3v2 प्लस 2v2 इंटू 2.5/2, इसको इधर लेके गए, इज इक्वल टू क्या आया 2d। तो दिस इज इक्वल टू दिस, यहाँ पे 2d है यहाँ पे 2d है, तो हम लोगों ने दोनों को इक्वेट कर दिया। तो इसको आप लिख लो 5/4। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 15v2 प्लस 10v1, ये v1 है, 10v1 इज इक्वल टू, इसको यहाँ पे लिखो तो क्या आ जाएगा 13v2 प्लस 13v1। क्या है हमारे पास 2v2 इज इक्वल टू 3v1, है ना। तो v2 इज इक्वल टू क्या आया 3/2 v1, v2 इज इक्वल टू 3/2 v1। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2d डिवाइडेड बाई v2 इज 3/2 v1 माइनस v1 इज इक्वल टू 2d डिवाइडेड बाई 3/2 v1 माइनस v1 क्या हो जाएगा v1/2। ठीक है, तो यहाँ पे आया t इज इक्वल टू 2 इंटू 2d डिवाइडेड बाई v1। अब इसको 2d को यहाँ से लिख लो, कितना आ जाएगा 2 इंटू 2d। तो 2d में अगेन यहाँ पे v1 है, v1 हमें कैंसिल करवाना है, तो क्या करेंगे, इस v2 को लिख लो इन टर्म्स ऑफ v1। तो v2 क्या है 3/2 v1। तो v2 को मैंने लिखा 3 इंटू 3/2 v1 प्लस 3v1। तो क्या आ जाएगा 9 प्लस 6 15v1/2। तो ये आ गया 15v1/2, ये v1। तो यहाँ पे हमारे पास टाइम आया t इज इक्वल टू 15 सेकेंड्स। तो अब इस केस में उन दोनों को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा 15 seconds. A person standing on the floor of an elevator drops a coin. The coin reaches the floor of the elevator in a time t1 if the elevator is stationary and in time t2 if it is moving with constant velocity. Then we have to find out the relation between t1 and t2. तो first case हम लेते हैं कि if it is dropped from height h and velocity of lift is 0, time taken is t1. t1 कितना आएगा, whenever you are dropping some object and when it crosses the height h, कितना टाइम लगता है उसको हाइट को क्रॉस करने में, √2h/g। तो यहाँ पे भी वही आएगा। नाउ इफ द वेलोसिटी इज देयर, सम वेलोसिटी देयर इज देयर, ऊपर या फिर नीचे कुछ भी ले लो, तो उस केस में भी क्या होगा, इवन इफ योर लिफ्ट इज मूविंग विद सम वेलोसिटी, आप लिफ्ट में खड़े हो तो आपको क्या लग रहा है कि आप रेस्ट में हो। लिफ्ट फ्रेम में आप जैसे आए, आपने सब लिफ्ट फ्रेम से ऑब्जर्व करना शुरू किया और सबको अपनी वेलोसिटी देते गए, तो उस केस में भी क्या होगा, उस केस में भी ये होगा कि आप जब ड्रॉप करोगे, अब लिफ्ट मूव कर रही है, ठीक है लिफ्ट मूव कर रही है, लेकिन आप ड्रॉप करोगे, अभी कोई कॉइन को किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करोगे, आपके रिस्पेक्ट में अभी भी तो आप ड्रॉप ही कर रहे हो ना, और अभी भी उसको टू रीच टू दी फ्लोर, अभी भी उसको h डिस्टेंस ही जाना है। तो नाउ विथ रिस्पेक्ट टू यू, पहले योर फ्रेम एंड ग्राउंड फ्रेम वाज सेम, तो टाइम, तो यहाँ पे आप ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में बोलो या लिफ्ट फ्रेम के रिस्पेक्ट में बोलो, चीजें सेम थी, बट जब आपकी वेलोसिटी इज मूविंग विद, जब आपकी लिफ्ट इज मूविंग विद सम वेलोसिटी, तो यहाँ पे क्या है, अगर आप ग्राउंड से ऑब्जर्व करोगे तो स्टोन के पास इनिशियली कुछ वेलोसिटी होगी, लेकिन जब आप लिफ्ट फ्रेम से ऑब्जर्व करोगे तो अगेन यू आर ड्रॉपिंग इट, सो विथ रिस्पेक्ट टू यू इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज अगेन 0, इट हैज टू ट्रेवल अगेन h डिस्टेंस टू रीच टू द बॉटम। सो बेसिकली आपको अभी भी जब आप ड्रॉप कर रहे हो, भले ही कुछ वेलोसिटी से जा रहा है, बट विथ रिस्पेक्ट टू यू इट्स वेलोसिटी इज नाउ ऑल्सो इट्स 0, अभी भी उसको h डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो t2 टाइम भी कितना लगेगा, इट विल बी √2h/g। बस डिफरेंस क्या आ जाएगा, डिफरेंस ये आ जाएगा कि लिफ्ट पहले यहाँ थी और वो यहाँ पहुंच जाएगी, कॉइन पहले यहाँ था और अब वो यहाँ पहुंच जाएगा। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इट विल हैव सम वेलोसिटी, मान लो लिफ्ट की वेलोसिटी थी नीचे v, तो इनिशियली ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कॉइन की वेलोसिटी भी क्या होगी, v नीचे होगी। क्लियर है ये चीज। तो उसकी वजह से, जैसे ये v की वजह से ये लिफ्ट यहाँ से यहाँ पहुंची है, इस जगह से इस जगह पहुंची है, तो वैसे ही लिफ्ट की वेलोसिटी की वजह से ये कॉइन यहाँ से यहाँ पहुंचता, लेकिन उसको हमने ड्रॉप कर दिया, तो ग्रेविटी की वजह से वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस चल रहा है। तो
तो अगर यहाँ पे लिफ्ट रेस्ट में होती तो सिर्फ वो इतना डिस्टेंस चलता, लेकिन लिफ्ट की वेलोसिटी है कुछ, इसलिए क्या होगा, वो भी नीचे आएगा, बिकॉज लिफ्ट की वेलोसिटी है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी है। ऐसा मैंने सेम प्रॉब्लम आपके लेक्चर्स में कराया हुआ है, ऐसे 1-2 प्रॉब्लम कराए हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक मूविंग लिफ्ट से हम कॉइन को ड्रॉप कर रहे हैं और हम फिर देखते हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है। तो अगर यहाँ पे आप टाइम निकालने की बात करोगे तो टाइम तो क्या आएगा, दोनों फ्रेम से सेम ही आएगा, और यहाँ से अगर इस फ्रेम से आप ऑब्जर्व करोगे देन यू आर सीइंग कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन या कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू यू इज 0, इट हैज टू ट्रेवल h डिस्टेंस टू रीच टू द फ्लोर, सो टाइम रिक्वायर्ड विल बी सेम। ठीक है, तो t1 विल बी इक्वल टू t2। इसके बाद है a train is moving in the north at speed 10 meter per second। मीटर पर सेकेंड, ये ऊपर नहीं जा रही है, नॉर्थ में जा रही है। ठीक है, इट्स लेंथ इज 150 मीटर। A parrot is flying parallel to train in the south with speed 5 मीटर पर सेकेंड। एक बर्ड है या जो भी पैरट है वो साउथ डायरेक्शन में विद 5 मीटर पर सेकेंड। द टाइम टेकन बाय पैरट टू क्रॉस द ट्रेन विल बी। अब यहाँ से स्टार्ट किया मान लो, सो टू क्रॉस द ट्रेन पैरट विल हैव टू ट्रेवल हाउ मच डिस्टेंस, 150 मीटर। अब थोड़ी देर के लिए क्या मान लो कि ट्रेन आपकी रेस्ट में है, आप ट्रेन में हो, ट्रेन रेस्ट में है, तो फिर क्या करोगे, आप अपनी वेलोसिटी इसको पलट के दोगे, तो 10 मीटर पर सेकेंड भी आपने पलट के दे दी। अब क्या था, ट्रेन ऐसे जा रही थी, बर्ड ऐसे जा रहा था, लेकिन हम ट्रेन में बैठ के हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, सो वी आर फीलिंग दैट वी आर एट रेस्ट, और हमने अपनी वेलोसिटी पलट के दी। तो अब क्या लगेगा कि पैरट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद 15 मीटर पर सेकेंड, 10 और उसकी पहले से थी 5, तो 15 मीटर पर सेकेंड। एंड टू क्रॉस, यहाँ से स्टार्ट किया, टू क्रॉस इट हैज टू ट्रेवल 150 मीटर, तो क्या होगा, इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद 15 मीटर पर सेकेंड एंड इट हैज टू ट्रेवल द डिस्टेंस 150 मीटर। तो टाइम कितना लगेगा, 1 सेकेंड में 15, तो 10 सेकेंड में 150 मीटर, सो टाइम रिक्वायर्ड विल बी 10 seconds. Section B, relative motion in 2 dimension. A stone is just released from the window of a train moving along a horizontal straight track. The stone will hit the ground in parabolic path. Same question projectile में भी था। अब यहाँ पे relative वाला चीज क्या आया, यहाँ पे अगर हम देखें तो मैंने ट्रेन की रिस्पेक्ट में उसको जस्ट ड्रॉप किया है, ट्रेन की रिस्पेक्ट में मैंने ड्रॉप किया, तो ट्रेन की रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कैसे दिखेगी उसकी, x में भी 0, y में भी 0, लेकिन अगर आप ग्राउंड से ऑब्जर्व करोगे तो फिर क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन विच इज 0 प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विच इज समथिंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, उसकी कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, तो उसको एक प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर टाइप का दिखेगा और वो पैराबोलिक पाथ ट्रैवल करते हुए जाएगा। सो ऑप्शन थर्ड, द मोशन ऑफ वन प्रोजेक्टाइल एज सीन फ्रॉम द अदर इज ऑलवेज, कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। क्यों होता है, बिकॉज both have the same acceleration, so when you find relative acceleration it is 0। relative का क्या मतलब है, when you are observing one projectile from another projectile, so with respect to one projectile acceleration of another projectile is 0, it means with respect to one projectile velocity of another projectile is not changing, it means it is moving in a straight line। तो क्या आएगा, straight line। the motion of a particle as seen from the other projectile is, the motion of projectile as seen from other projectile is, okay, यहाँ पे ऑप्शंस डिफरेंट हैं, मुझे लगा कि सेम ही क्वेश्चन कैसे है। पहला है एक्सेलरेटेड मोशन विथ यूनिफॉर्म डिस्टेंस, यूनिफॉर्म मोशन, नन ऑफ दिस। क्या आएगा, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नो एक्सेलरेशन। ठीक है, आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, कोई दिक्कत नहीं है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन जब बोलेगा इट मींस कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो व्हेन प्रोजेक्टाइल इज सीन फ्रॉम अनदर प्रोजेक्टाइल तो कैसा दिखता है, यूनिफॉर्म मोशन, मतलब मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, स्ट्रेट लाइन, ये सब चीजें आएंगी। तो फ्रॉम वन प्रोजेक्टाइल अनदर प्रोजेक्टाइल इज appear to be moving in straight line, या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी, या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या फिर यूनिफॉर्म मोशन, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन विल बी सेकंड। अ ट्रैवलर व्हाइल इन अ यूनिफॉर्मली मूविंग ट्रेन थ्रोज अ बॉल अप इन द एयर, द बॉल विल रिटर्न। हमने क्या किया, एक यूनिफॉर्मली मूविंग ट्रेन है, उससे हमने बॉल को ऊपर फेंका, तो वापस वो हाथ में गिरेगा, इट विल ट्रेल बिहाइंड अहेड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ट्रेन, डिफ्लेक्टेड साइडवेज। क्या होगा, अगर आप मूविंग ट्रेन से फेंकते हो, हमने मूविंग कार वाला एग्जांपल देखा था,
मूविंग कार से फेंका तो वापस कहाँ गिरता है, वहीं गिरता है। और आपने कार में भी ऑब्जर्व किया होगा, कार में बैठ के अगर आप बॉल खेलते रहते हो तो पीछे थोड़ी ना छूट जाती है या आगे थोड़ी ना गिर जाती है, अगर आप ऊपर फेंक रहे हो तो ऊपर ही आती है आपके साथ। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, कार तो भाई आगे बढ़ गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब आपने ऊपर फेंका तो कार भी तो आगे चल रही थी ना, तो कार के साथ उसने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी गेन कर ली। इसका मतलब वो हमें दिखेगा, कार में बैठने वाले को दिखेगा कि वो ऐसे आ रहा है, लेकिन कार तो आगे जा रही है ना। एक्चुअल में कैसा आता है वो, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस तरीके से आता है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसका मोशन ऐसा रहता है। क्यों रहता है? बिकॉज इट हैज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑल्सो। क्यों है वो? क्योंकि कार की वेलोसिटी है, वो कार से डिटैच हुआ तो कार की वेलोसिटी लेके डिटैच होगा, और आपने उसको ऊपर वेलोसिटी तो प्रोवाइड कर ही दी है, तो उसका मोशन कैसा होता है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इट इज प्रोजेक्टाइल। क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट से क्या दिखेगा कि ये आपने प्रोवाइड किया और ये कार ने प्रोवाइड किया। लेकिन आप अगर कार में बैठे हो तो क्या दिखेगा कि सिर्फ आपने ऊपर प्रोवाइड किया, आप अपनी वेलोसिटी खुद ही फील नहीं कर पा रहे हो। आप जिस फ्रेम में बैठ जाते हो उसको रेस्ट में मानते हो, इसका मतलब आप भूल चुके हो कि ये वेलोसिटी है, तो आपको क्या लगेगा, आपने ऊपर फेंका तो वापस आपके हाथ में गिरेगा। और ग्राउंड से अगर देखोगे तो मोशन कुछ इस तरीके से होता है, तो इट विल रिटर्न इन हिज हैंड। Section C, relative motion in river flow and air flow. The speed of a boat is 5 km/h in still water. It means velocity of boat with respect to river 5 km/h. If it crosses a river of width 1 km along the shortest possible path in 15 minutes. 15 minutes मतलब 1/4 ठीक है। The velocity of the river is, तो यहाँ पे if it is moving along the shortest path, इसका मतलब किसी एंगल पे स्टार्ट किया होगा, तो ये है आपका 5 km/h and velocity of river is, velocity of river we have to find out, ठीक है। तो velocity of river होगी कुछ and this will be velocity of, क्या लिखें, बोट ही है ना, हाँ, velocity of boat, velocity of बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट। अब कैसे निकालेंगे इसको, तो यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हो कि इन दिस डायरेक्शन इट इज ट्रैवलिंग हाउ मच डिस्टेंस 1 किलोमीटर, और टाइम कितना लगा 1/4 इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाई, आई एम सॉरी, वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर, टाइम कितना लगा है 1/4, सो वेलोसिटी ऑफ बोट इज 4 km/h। आपको ये पता चल गया और ये पता है तो कितना जाएगा, दिस इज 5 दिस इज 4, तो फिर क्या जाएगा 3, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर मस्ट बी 3 km/h। नेक्स्ट, अ बोट इज मूविंग एट 40 km/h एंड अनदर बोट क्यू इज मूविंग एट 20 km/h। which one of the following is not possible value for their relative velocity? Velocity of boat P is equal to 40 km/h and velocity of boat Q is equal to 20 km/h. Then their relative velocity will be velocity of P with respect to Q या velocity of Q with respect to P, कोई कुछ भी निकाल सकते हैं, velocity of P minus velocity of Q, ठीक है। अब यहाँ पे हमें डायरेक्शन गिवन नहीं है, ठीक, तो कोई भी दो वेक्टर्स जो हैं उनकी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, कोई भी दो वेक्टर्स हैं उन दोनों के एडिशन की या फिर रिजल्टेंट जो है मैक्सिमम और मिनिमम क्या आता है, मैक्सिमम आता है जब बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। कोई भी दो वेक्टर हैं उनका जब मैक्सिमम निकालना हो तो क्या होता है, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, दोनों एंगल 0 डिग्री बना रहे होंगे एक दूसरे के साथ। और मिनिमम कब आता है, जब एंगल 180 डिग्री बना रहे होंगे। तो आपके पास कोई वेक्टर है a एंड b, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है, दिस विल बी a प्लस बी, एंड मिनिमम वैल्यू क्या आती है a माइनस बी। क्लियर है? तो यहाँ पे ये आपके पास दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड हैं, अब वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं। यहाँ पे ये वेक्टर a एंड ये वेक्टर b है। अब ये वेक्टर a के साथ हम वेक्टर b कैसे भी ऐड कर सकते हैं, ऐसे इन सब तरीकों से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पॉसिबल वेज हैं, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जब आप इसकी रेंज क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू विल बी a प्लस बी, मिनिमम वैल्यू विल बी a माइनस बी। तो यहाँ पे भी रिलेटिव वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 60 एंड मिनिमम वैल्यू क्या होगी 40 माइनस 20 विच इज 20, मतलब इट विल लाई बिटवीन 60 to 20। तो 10 किलोमीटर हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, वही रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड है 20 विच इज पॉसिबल, थर्ड है 30 विच इज पॉसिबल, फोर्थ है 40 विच इज पॉसिबल। तो 60 एंड
60 एंड 20 के बीच में कोई भी वैल्यू पॉसिबल है। 60 कब आएगा? व्हेन वेलोसिटी 60 हमारे पास आएगा वेलोसिटी ऑफ, हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ p माइनस वेलोसिटी ऑफ q। 60 कब आएगा? जब वेलोसिटी ऑफ p इज 40 एंड वेलोसिटी ऑफ q इज -20। ठीक है, हम लोग को बेसिकली यहाँ पे सबट्रैक्शन निकालना है। तो 60 कब आएगा? जब हम लोग लेंगे कि a इधर चल रहा है 40 से और b इधर चल रहा है 20 से, तो फिर रिलेटिव वेलोसिटी क्या आएगी? 40 माइनस -20, तो क्या आ जाएगा? 60। और मिनिमम वैल्यू कब आएगी? जब 40 इधर हो और 20 भी इधर हो, ये 40 और ये 20, तो फिर क्या लिखेंगे? 40 माइनस 20। ठीक है, vp इज 40, पहले वाले केस में vp इज 40 एंड vq इज -20, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसी आएगी? 60। और होना भी चाहिए, अब वो एक दूसरे से सेपरेट ज्यादा रेट से हो रहे हैं, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो ज्यादा स्पीड से वो सेपरेट हो रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी विल बी मोर। एक इधर 40 से जा रहा है और दूसरा 20 से जा रहा है, तो क्या होगा? रिलेटिव वेलोसिटी विल बी लेस, ये 40 माइनस 20। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास उस केस में? 40 माइनस 20, उस केस में आएगा 20, इस केस में आएगा 60। और फिर अगर किसी एंगल पे है, अगर 40 इधर है और 20 इधर है, तो फिर कुछ और वैल्यू आएगी। ठीक है, 40 इधर है और 20 इधर है, तो कुछ और वैल्यू आएगी, लेकिन मैक्सिमम क्या आएगी? 40 माइनस -20, 60, 40 माइनस 20। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉसिबल नहीं है वो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन। अ बोटमैन कुड रो हिज बोट विद अ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हो गया वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, कितना आया? 10 मीटर पर सेकेंड। ही वांट्स टू टेक हिज बोट फ्रॉम P to a point Q just opposite on the other bank of the river flowing at a speed 4 मीटर पर सेकेंड। He should row his boat। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि इसको भी एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट पे जाना है, तो इसको कुछ ऐसे स्टार्ट करना पड़ेगा। अब ये 10 गिवन है, वेलोसिटी ऑफ रिवर गिवन है 4, तो फिर ये कितना आएगा हमें निकालना है। ठीक है, कितना आएगा? नहीं, हमें ये निकालना है कि कितने एंगल पे, किस डायरेक्शन में ही शुड रो हिज बोट, ही शुड रो हिज बोट, हाँ किस डायरेक्शन में। तो हम ये थीटा निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अगर ये 10 है ये 4 है, तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल, साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, 4 डिवाइडेड बाई 10 विच इज 2 डिवाइडेड बाई 5। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2/5, साइन इनवर्स 2/5। किस साइड? ये थीटा कहाँ से कहाँ है? ये है एट एन एंगल साइन इनवर्स 2/5 विथ PQ अप द स्ट्रीम। ये आपका PQ है और ये आपका अपस्ट्रीम है, ये डाउनस्ट्रीम है। तो हम क्या कर रहे हैं? PQ से अपस्ट्रीम में कितना एंगल? थीटा एंगल, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2/5। तो फिर कौन सा ऑप्शन आना चाहिए हमारे पास? आंसर आना चाहिए सेकेंड ऑप्शन, साइन इनवर्स 2/5 विथ PQ अपस्ट्रीम। थर्ड क्या है? साइन इनवर्स 2/5 विथ PQ डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम मतलब इस साइड थीटा पे, तो नहीं इस साइड, उसको नहीं जाना चाहिए। इस साइड अगर जाएगा तो रिवर उसको और इधर लेके जाएगी, इधर कहीं पहुंच जाएगा, उसको यहाँ पे जाना है, तो ही शुड ट्राई अपस्ट्रीम। क्लियर है? नेक्स्ट है रिलेटिव मोशन इन रेन एंड विंड। ड्यूरिंग अ रेनस्टॉर्म, रेनड्रॉप्स आर ऑब्जर्व्ड टू बी स्ट्राइकिंग द ग्राउंड एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। A wind is blowing horizontally at speed 5 meter per second. The speed of raindrops is। हम लोग को ग्राउंड से क्या दिखा? हमें दिखा कि रेनड्रॉप्स जो है वो किस एंगल पे आ रही हैं? थीटा। ठीक है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन। A wind is blowing horizontally at the speed, ये आ गई विंड वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। तो हमें बेसिकली इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, रेन ड्रॉप्स की स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप्स, मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो आपको थीटा पता है, थीटा के टर्म्स में बताना है, तो थीटा पता है, ये पता है, तो लिख लेंगे यहाँ पे साइन थीटा क्या आएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, 5 अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन क्या आ गया? स्पीड ऑफ रेन 5 बाई साइन थीटा, कितना आएगा? 5 बाई साइन थीटा। ठीक है, a car with a vertical windshield moves along in a rainstorm at speed 40 km per hour. The raindrops fall vertically with a terminal speed 20 meter per second. The angle at which the raindrops strike the windshield
यहाँ पे क्या है, रेन इज वर्टिकली डाउनवर्ड 20 मीटर पर सेकेंड, इसको हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं बिकॉज स्पीड ऑफ कार इज इन किलोमीटर पर आवर। तो क्या आ जाएगा 20 इंटू 18/5, कितना आ गया ये 72 किलोमीटर पर आवर। नाउ एक कार है जिसकी विंडशील्ड कैसे है, वर्टिकल विंडशील्ड है, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि द एंगल एट विच द रेन ड्रॉप्स स्ट्राइक द विंडशील्ड इज। तो बेसिकली हमें क्या फाइंड आउट करना है कि विंडशील्ड को किस एंगल पे स्ट्राइक कर रहा है, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू विंडशील्ड, यही देखना है। कार को कितने स्पीड से, हम कार में जा रहे हैं, कितने स्पीड कितने एंगल पे स्ट्राइक कर रहा है, तो हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू कार, ठीक है। मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ कार। तो वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन। वेलोसिटी ऑफ कार क्या है, इस साइड है 40 किलोमीटर पर आवर, तो 40 किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस करना है हमें। तो इधर अगर 40 किलोमीटर पर आवर है तो इधर कर देंगे, यह जाएगा -40 किलोमीटर पर आवर एंड ये है 72 किलोमीटर पर आवर। तो रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा। तो हमें निकालना है, ये रही आपकी विंडशील्ड, तो हमें निकालना है कि कितने एंगल पे स्ट्राइक कर रहा है, ये थीटा निकाल लेंगे। विंडशील्ड पे कितने एंगल पे, विंडशील्ड के साथ कितना एंगल बना रही है रेन, है ना। तो क्या आएगा, ये बन जाएगा ये थीटा, तो ये भी थीटा। तो थीटा कैसे निकालेंगे, हमारे पास ये पता है और ये पता है, तो tan थीटा लिख देते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 72, तो ये आ गया थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/9। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/9, ऑप्शन 1 क्लियर है। तो विंडशील्ड पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रेन इज वर्टिकली डाउनवर्ड, हम जा रहे हैं आगे विथ स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। तो रेन आ रही है 72 किलोमीटर पर आवर से, हम जा रहे हैं 40 किलोमीटर पर आवर से। तो अब हमें बताना है कि किस एंगल पे वो स्ट्राइक करेगा। तो यहाँ पे हम निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू कार इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ कार। वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ कार, हम इधर जा रहे थे तो माइनस इधर लिया, तो जो रेन आएगी वो क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ कार, दिस विल बी द रिजल्टेंट। और ये विंडशील्ड के साथ ऐसा एंगल थीटा बनाएगा, और ये थीटा तो ये भी थीटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हमने tan थीटा लिखा, हमें ये पता था, ये पता था, tan थीटा से हमारे पास आया थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/9।